चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स का। आज लेक्चर नंबर 9। ठीक है, चलिए आज पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। रिकॉर्डिंग आपकी स्टार्ट हो गई। ठीक, आगे देखिए, अगर कोई एक फंक्शन है, अगर आपका कोई फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है, अगर उसका हम डिफरेंशियल करते हैं, सबसे पहले आज सीख लो ये चीज कि कल पेपर में आप लोग यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे ना। अगर कुछ नहीं आता है तो एक चीज समझ लो, ये डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स को मैं एफ डैश ऑफ एक्स लिख सकता हूं। मतलब जो आंसर आया वो क्या है, फर्स्ट डिफरेंशियल है। एक डैश का मतलब एक बार उसको डिफरेंशिएट किया था। नहीं नहीं नहीं, जो आंसर आता है वो एक फंक्शन ही तो आएगा। एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे मतलब उसका रेट निकालना है, किस रेट से उसकी वैल्यू बदल रही है। तो x के फॉर्म में ही तो आंसर आता है ना। जैसे देखो sin x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, प्लस cos x आता है। तो cos x क्या है, उस cos x को हम लिख सकते हैं f डैश ऑफ एक्चुअल फंक्शन। तो ये फर्स्ट डिफरेंशियल है किसका, sin x का। तो मैं f डैश x को क्या लिख सकता हूं, इट इज नथिंग बट d बाई डी एक्स ऑफ, मेरी बात समझ गए, ये तो आपका fx था। ये जो डैश लग रहा है वो डैश क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक बार आपने डिफरेंशिएट कर दिया। अगर हम इसको डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब दो बार करते हैं सेम को, तो क्या आएगा, तो पहले किया तो cos x आ गया, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस sin x आएगा ना। तो इसको वापस से कर देते हैं d बाई डी एक्स ऑफ f डैश ऑफ x। देखना ध्यान से, अब देखो d बाई डी एक्स ऑफ, बताइए cos x दैट इज इक्वल टू, अब इस माइनस साइन x को पता है क्या लिखेंगे, f डबल डैश ऑफ। अब ये दो बार डैश अगर लिखा है तो क्या मतलब है, अगली बार देखो क्वेश्चन समझ जाओगे ना कि दो बार हमने ओरिजिनल फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, चलो तो ये सिंपल नोटेशन समझ में आ गई। नोटेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए हम लोग करते क्या है, हम जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो वी नो दैट कि इंटीग्रेशन इज रिवर्सल ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब हम दोबारा से उल्टा कर रहे हैं, वापस से ओरिजिनल फंक्शन हमें मिल जाएगा। जिसको हमने जिस रेट पे ब्रेक किया था, मतलब डिफरेंशिएट किया था, तो हमें जो फंक्शन मिला था इसको वापस से उसी रेट पे ऐड करेंगे तो पुराना फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब f डैश x का इंटीग्रल निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाना चाहिए, क्या मिल जाना चाहिए, fx मिलना चाहिए ना। डी बाई डी एक्स में बोल रहे थे, ओरिजिनल फंक्शन क्या था। ठीक है, आगे देखिए, इसका मतलब है इंटीग्रल ऑफ f डैश x इज कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रल, क्योंकि हमें पता नहीं है x की वैल्यू कहां से कहां तक हम ले रहे हैं। लेकिन इस बार क्या कर दिया, बस हमने एक लिमिट डिफाइन कर दिया कि a से लेके b तक x की वैल्यू से आप ले सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अपर लिमिट। क्या कहते हैं इसको, अपर। इसको क्या कहते हैं, बहुत तेज हो रहा है वो, है ना, सब पता है। ठीक है, सब पता है अपने को, है ना, सब कर लेंगे। चलो जरा इसी को यूज करना सीखते हैं, है ना। ये हम लोग को आता है, क्या आता है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज इक्वल टू cos x dx इज इक्वल टू sin x ना। मैं कहूं, चलिए अब मैंने कहा कि वैल्यू जो x की है, मैंने अभी आपको नहीं पता एंगल कहां से कहां तक वेरी कर रहा है ना, किसी को नहीं पता, अपने हिसाब से कोई वैल्यू आप ले रहे थे अभी तक। मैंने आपको कह दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। अब आपको एंगल कहां से कहां तक लेना है, 0 से 90। ठीक है, तो लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है। अब ये वाला जो फॉर्मूला है इसको पढ़ना ध्यान से, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना, यही यूज करने जा रहे हैं। तो इस लोअर लिमिट, और अब जो भी आंसर आता है, पहले तो डायरेक्ट लिख देते थे sin x प्लस c, लेकिन अब क्या कहेंगे, यहां पर एक लोअर लिमिट और अपर लिमिट को स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर मेंशन करेंगे। ठीक है, और या फोन अवॉइड किया करो, क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत हाई है, हल्की सी भी चेंजेस मुझे पता चल जाता है तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तो मैंने फोन उठाया ना। चलिए, तो यहाँ पर लिमिट कैसे पुट करते हैं, तो हमेशा पहले जो भी आपका आंसर आया उसमें अपर लिमिट पुट करेंगे। मतलब लिमिट किसके लिए, वेरिएबल के लिए, तो साइन ऑफ पाई बाई 2
ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहेगा, माइनस माइनस क्या होगा, साइन ऑफ लोअर लिमिट, साइन ऑफ लोअर लिमिट क्या है 0, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पाई बाई 2 थी, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, दोनों का जो सब्ट्रैक्शन आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो आंसर कितना आएगा, हाँ साइन 90 क्या होता है बताओ ना, साइन 90 नहीं याद है क्या यार, कैसे पढ़ते हो तुम, साइन 91 होता है। कल तक सारी वैल्यूज याद हो जानी चाहिए आप लोगों को, अब चाहे रात भर जगो चाहे सुबह तक जगो, मुझे मतलब नहीं है। साइन 0 होता है और कल मैं सारी वैल्यू सुनूंगा, अब जितनी चीज पढ़ाई सब वर्बल, आपका कल टेस्ट होगा वाइवा, 10 मिनट में सबको बताना फटाफट, बता दे रहे हैं, टाइम पास कर रहे हो यार। आंसर क्या आ गया, ठीक है। यही होता है डिफरेंट, मतलब कि एक्चुअल में आज कुछ पढ़ना ही नहीं, सब आता है पहले से। इंटीग्रेशन जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, बस हमें लिमिट यूज करना सीखना था, वो हमने सीख लिया। मतलब सबसे पहला स्टेप क्या है, ये लिमिट को भूल जाओ, सबसे पहले इंटीग्रेशन कर लो। जब इंटीग्रेशन कर लोगे उसके बाद जो आपकी लिमिट है उसके हिसाब से आप पहले एक बार अपर लिमिट पुट करोगे माइनस लो, सिंपल, ठीक है। इसको आप एक बार नोट्स बना लो, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है, लोअर एंड अपर लिमिट, जो चीजें पढ़ा रहे हैं सब कुछ लिखा ही होगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब सीखते हैं एरिया अंडर द कर्व कैसे यूज करते हैं। अच्छा, अगर कोई भी एक नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है या शेप है, ठीक है, और वो एक एरिया सबटेंड कर रहा है, देखो हमें पता है कि अगर कोई रेक्टेंगुलर शेप का होगा एरिया तो हम फटाफट निकाल लेंगे, है ना। एक स्क्वायर होगा तो भी हम आसानी से निकाल लेंगे। क्या होता है भाई, यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ होती है, यहाँ पर तो सारे साइड ही इक्वल होती हैं, है ना, कुछ करना ही नहीं है। इसका एरिया निकालना है तो L इंटू बी कर देंगे, है ना। क्षेत्रफल अगर निकालना है और इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्या हो जाएगा, a इंटू ए दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। इसी प्रकार से क्यूब होगा, क्यूबॉइड होगा। क्यूब और क्यूबॉइड में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, अच्छा ये हाइट ही नहीं होती है, हाँ हाँ बोलते रहो, सुन रहे हैं। अभी हम लोग क्यूबॉइड के अंदर बैठे हुए हैं, क्यूब के अंदर बैठे हुए हैं। अच्छा, तो क्यूब में और क्यूबॉइड में, अच्छा चलिए बता, कैसे बताया तुमने ये बात। तो जो क्यूब है उसकी जो सारी लेंथ होती है इक्वल होती है, और जो क्यूबॉइड होते हैं उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग होती है। अच्छा, कहाँ सीखा ये, घर से सीख के ही, सिंपल सही बताया तुमने। क्या होता है, क्यूब बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, कितने फेसेस होते हैं, 6 स्क्वायर पकड़ लेते हैं ना, उनको अलग अलग एंगल्स पर जोड़ देते हैं। जैसे पहले 4 दीवार बना दी, फिर छत बना दिया और बेस बना दिया, पूरा बॉक्स बन गया। लेकिन ध्यान रखा कि हर बार जो हमने लिया फेस सारे कितने कौन से हैं, आइडेंटिकल, मतलब एक स्क्वायर है, 6 स्क्वायर ले लिए, उनको जोड़ दिया, इस तरीके से अरेंजमेंट कर दिया कि क्या बन गया, क्यूब। क्यूबॉइड में क्या करते हैं, 6 रेक्टेंगल ले लेते हैं, है ना। रेक्टेंगल और स्क्वायर यही बेसिक अंतर है, ठीक है। तो उसका एरिया निकालना तो क्या, वॉल्यूम निकालना, एरिया तो निकलेगा नहीं। चलो एरिया बोल दिया तो बोल दिया, कोई बात नहीं, गलती भी नहीं हुई, इसको भी करेक्ट कर देते हैं। ये क्या है, एरिया ऑफ द फेस, स्क्वायर का एरिया, है ना। जितने भी स्क्वायर है सबका अगर सरफेस का एरिया निकालना है तो सिंपल स्क्वायर का एरिया निकाल लो, ए स्क्वायर, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होगा, ये मुझे अभी आगे पढ़ाना है, मैंने अभी पढ़ा दिया। चलो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस, वर्ड पकड़ो ना यार, कॉमन सेंस रखा करो। टोटल बोला मतलब पूरा, सरफेस बोला, सरफेस कितने होंगे, 1 2 3 4 5 और 6 पीछे की तरफ, है ना। तो ये 6 ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सारे आपके सरफेस जो है स्क्वायर से बने हैं, सबका एरिया स्क्वायर का एरिया
कितने फेसेस? 6 फेसेस, 6 गुणे ए स्क्वायर या फिर 6 बार ए स्क्वायर को ऐड कर लो, टी से मिल गया। समझ में आया? वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम समझना है तो ये समझ लो, ऐसे नीचे जब सब जमीन बनाई तुमने, अब क्या करती है, जमीन को ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, है ना, जमीन को ऊपर स्लाइड कर रहे हैं। स्लाइड कितना करना पड़ गया? ए हाइट तक ऊपर आना पड़ा ना मुझे। अच्छा, ये जो मैं स्लाइड कर रहा हूं तो क्या पूरे वॉल्यूम से होकर गुजर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पूरे वॉल्यूम से होकर गुजर रहे हैं, है ना। इसका मतलब है ए टाइम्स, अगर मैं जमीन जो है, जमीन पे जो एरिया है, अगर ए टाइम्स ए के ऊपर एक रख दूं तो वापस पूरा का पूरा जो वॉल्यूम है अंदर वो ऑक्युपाई हो जाएगा, मतलब पूरी जगह भर जाएगी। और वो जो जगह है उसी का तो वॉल्यूम चाहिए था, है ना, कितनी है वो जगह। इसका मतलब है ए स्क्वायर इंटू ए कर देंगे तो हमें टोटल वॉल्यूम मिल गया। तो आंसर में तो एक ही आ गया, लेकिन क्यूबॉइड के लिए हमारे पास एक आंसर रेडी हो गया। कैसे? अब मुझे कोई भी अगर निकालना है, ठीक है, तो मैं आसानी से क्या कर सकता हूं, बस जो आपका बॉटम है उसके एरिया को देखूंगा, है ना। ठीक है बॉस, इसका एरिया कितना होगा, मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है L, ब्रेथ कितनी है D और हाइट कितनी है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम निकालना है तो बहुत सिंपल तरीका सीख गए हम। इस नीचे वाले जो आपकी, मान लेते हैं एक छोटी सी टाइल वर्ग का कमरा है, एक टाइल, ठीक, इस टाइल को ऊपर लेके आ रहा, कितना लेके आना पड़ा H, इसका मतलब H टाइम्स अगर मैं टाइल एक के ऊपर एक रख दूं तो टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाई हो जाएगा। अच्छा, टोटल वॉल्यूम अगर ऑक्युपाई हो जाएगा, इसका मतलब है कि जो आपका वॉल्यूम निकालना है वो L इंटू बी इंटू, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया, एरिया इंटू क्या मिल गया, समझ में आ रहा है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए बस एक कंसेप्ट पकड़ के चलो, सिलेंडर के लिए करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो सिलेंडर में सब हो जाएगा, अभी एक ही बार में पढ़ेंगे सब आ जाएगा। हाँ, अगर उसकी हाइट कितनी है h, मैं कहूंगा नीचे क्या है, एक सर्कल, बॉटम पे क्या है, एक सर्कुलर डिस्क। अरे सीडी देखा है, सीडी है ना, तुमने देखा है? अच्छा, सीडी दिखती है अभी भी? पता नहीं यार, फ्लॉपी डिस्क अभी भी चलती है, अब तो पेनड्राइव का आ गया। हाँ ठीक है, स्टिल तो मैंने कहा कुछ नहीं, मुझे तो ऐसा दिखता है कि मैंने एक फ्लॉपी डिस्क रखी नीचे, उसके ऊपर साउंड से बोल, उसके ऊपर एक पाइल लगा दिया, पाइल लगा के मैंने क्या कर दिया, इतनी पाइल लगाई सच दैट में एक हाइट एच तक पहुंच गया। इसका मतलब है कि जो पहली फ्लॉपी डिस्क का जो एरिया रहा होगा उसी को एच से मल्टीप्लाई करते टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा, क्योंकि एच टाइम्स मुझे सेम एरिया को रखना पड़ा, तब जाके पूरा सिलेंडर भर गया, है ना। चलो, मतलब क्लियर हो गया कि यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एक फ्लॉपी डिस्क का एरिया, अगर उसका रेडियस कितना है आर, सर्कल का एरिया निकालना हम लोग को आता है, इनटू क्या कर देंगे, ये क्या हो गया तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या भाई ठीक है, स्पेलिंग सही है लेकिन राइटिंग अच्छी नहीं है, वो नीचे है ना। चलो बस, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर काफी कुछ पढ़ लिया है हमने, वॉल्यूम भी पढ़ लिया, एरिया पढ़ लिया। वापस से अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो कभी भी अगर हम ये सारे शेप जितने बनाए सब यूनिफॉर्म थे कि नहीं थे? यूनिफॉर्म जैसे मतलब एक ही लाइन में चल रहे हैं, मतलब जो चेंज ना हो, स्ट्रेट पाथ में सॉल्व वाले, स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहे नहीं पता चला। यूनिफॉर्म मतलब सेम स्पीड में, स्पीड कहां से आ गई, एक जैसा शेप होगा, है ना, थ्रू आउट द उसका। अगर हम बात करें नीचे, अगर आपकी चौड़ाई सिलेंडर की अगर कुछ है, ऊपर भी वही चौड़ाई रहेगी, अलग नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि नीचे आपका इतना मोटा सिलेंडर है, ऊपर जाते जाते पिचक गया, ऐसा नहीं होगा, है ना। वो सारे शेप जो आपके यूनिफॉर्म रहते हैं थ्रू आउट द, आपका किसी भी एक डायरेक्शन में, किसी डायरेक्शन चले जाओ, अगर आप ऐसे कट करोगे तो आपको एक सर्कल आर्क टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि यूनिफॉर्म रेट पर इसके पीछे की तरफ और आगे की तरफ इक्वल पार्ट में आइडेंटिकल रहेगा। किसी भी तरीके से कट करोगे तो कट करने के बाद जो दो हिस्से मिलेंगे वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए। अगर ऐसा होता है इसका मतलब जो शेप था वो कैसा था, यूनिफॉर्म। आप अगर देखो इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, किसी को भी कट कर दो, आपको ऐसा लगेगा जहां से आपने कट किया है एक दूसरे की इमेज बना रहे हैं, है ना। हाँ, इमेज बना रहे हैं, जहां भी कटिंग करेंगे उसके मान लो इसको ऐसे कट कर दिया,
हाँ ठीक है, ऐसे करते हैं। अब देखो इधर का हिस्सा अपोजिट है कि नहीं, आइडेंटिकल एंड अपोजिट है ना, एक जैसा दिखा, सिमिलर तो है ही, ठीक। ये चीजें नॉन यूनिफॉर्म में नहीं पाई जाती, जैसे मान लो ये कट कर दिया, आप बताओ है क्या ऐसा, नीचे कुछ और अजीब लग रहा है, ऊपर कुछ अजीब लग रहा है, तो ऐसे नॉन यूनिफॉर्म शेप्स का जब भी एरिया निकालना होता है वहां पर डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है। मैं इसको मिटा रहा हूं, नोट्स तो बनाओगे नहीं, ठीक है फिर मिटा दें क्या आगे कहीं लिख दें, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मैंने बोला कि ऐसे एक आपका ग्राफ बना हुआ है, एक वेव नेचर का ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, और किसी फंक्शन f(x) के लिए, ठीक है। इसके नीचे मैंने बोला कि फ्रॉम x = a to b इस फंक्शन के ऊपर लिमिट लगी हुई है, क्या लगी हुई है, तो अगर इसका इंटीग्रल करोगे विद इन लिमिट x = a to b, तो जो एरिया अंडर द कर्व आएगा वो आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन के बराबर होगा। मतलब इसके अंदर का एरिया निकालना, तो क्या कर दो, कुछ मत करो, इंटीग्रेट कर दो, और कहां से कहां तक, बस, ठीक है, सिंपल है, समझ में आ रहा है, इंटीग्रेशन हमें आता ही है और एरिया हम निकाल लेंगे, ठीक है, क्लियर है। अच्छा ध्यान से देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि एक मैंने रेक्टेंगुलर शेप की एक स्ट्रिप कट कर ली, बहुत पतली सी हमने स्ट्रिप काट ली, है ना, देखो ध्यान से, स्ट्रिप आपको दिख रही है, ये वाली ग्रे वाली, है ना, यहां पर जो आपका शेप होगा वो रेक्टेंगुलर नेचर का होगा, हाँ होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर जो आपका स्ट्रिप है इसका एरिया निकालना आसान है, ऐसे ही मैं अलग अलग ढेर सारे कर लूं, तो इसकी जो थिकनेस है मैं यूनिफॉर्म रखूं, है ना, और उसको a से b तक अगर मैं स्लाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा, और इसके अंदर वेरिएशन क्या आएगा, y के अंदर, y वाला जो पैरामीटर है वो क्या है, देखो इसकी हाइट ना, वो वेरी करेगी, वो वेरी कैसे करेगी, वैल्यूज के हिसाब से वेरी करेगी, तो आपको आउटपुट मिल जाएगा आसानी से। बस यही कंसेप्ट यूज करके हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसीलिए लिमिट ऐसे लगाते हैं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करो, ये तो कर ही लोगे, ये क्वेश्चन तो कर ही सकते हो, इसको आपसे बेकार क्वेश्चन दिया मैंने, कौन सा फॉर्म लगेगा, x⁴n, ठीक है, करो। सौ 24 बटे 3, चलो किसका 8x आया, बहुत बढ़िया। शिवांश आपका क्या हुआ, मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूँ, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, वेदांश, राइट, बेटा कुछ भी नहीं है पूछो अभी, क्योंकि अभी तुम्हें काफी चीजें ऊपर जाएंगी, डेफिनेट इंडिकेशन चल रहा है, काफी टॉपिक आगे आ गया है, ठीक है, इसके लिए बैकलॉग तुम्हें अलग से करना पड़ेगा, ठीक है, और ऐप पर भी कुछ वीडियोस देखनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए, एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला देखा ही होगा तुमने, लेकिन स्टिल क्या होगा इसका फॉर्मूला, x⁴n + 1 अपॉन n + 1, ये फॉर्मूला यूज करना जानते हो, चलो यूज करते हैं हम लोग। ये क्या है, डिफरेंट इंटीग्रेशन है, तो मैंने क्या बोला था, तुम लोग को भूल जाओ, है ना, क्या बोला था, लिमिट भूल जाओ, क्या हो जाएगा x⁴ dx, फिर बाद में लिमिट हम लोग बस लिखेंगे, लेकिन इसको हम देखेंगे नहीं कभी भी, फिर क्या हो जाएगा x³ / 3, फिर क्या करेंगे यहाँ पर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अब बताओ 8x कहाँ दिख रहा है, तुमने क्या किया है, क्यों किया है, ऐसा कैसे हो गया, बताओ, ये आंसर कौन बताएगा, वेदांत बताएंगे क्या, अरे कोई बात नहीं, ये वाला स्टेप समझ में आया, कैसे आया, ये स्टेप आया, ये भी नहीं है, ये आ गया ना, इसका लिमिट नहीं पुट करना समझ में आ रहा है ना, तो पहले क्या पुट करोगे, पहले अपर लिमिट पुट करा जाता है, ठीक है, तो x की वैल्यू 5³ अपॉन, अब इससे कोई फर्क नहीं है, तो मैग्नीट्यूड है ना, तो ये तो 3 रहेगा, माइनस फिर 1 का क्यूब मतलब 1 ही है, लेकिन इसमें मैं लिख देता हूँ, फिर नीचे 3, सिंपल है, इसका अर्थ क्या आ जाएगा 125, 125, x की ही तो वैल्यू है बेटा, वो
x की तो लिमिट है और किसकी लिमिट है? मैंने इतना अच्छे से तुम्हें बताया कि जब मैं तुम्हारी x की वैल्यू चूज करने की लिमिटेशन लगा दूं, है ना, तभी तो डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं इसको। इनडेफिनेट में आंसर x में क्यों आता है? क्योंकि कोई किसी को नहीं पता x की वैल्यू आप क्या पुट करने वाले हैं, इसीलिए उसको इनडेफिनेट कहते हैं। क्या आंसर आएगा फाइनल फंक्शन या किसी को नहीं पता, इसलिए वो इनडेफिनेट वर्ड यूज करते हैं। मैंने पहले बोला डेफिनेट का मतलब है लिमिट लगा दिया मैंने x की वैल्यूज पे, लेकिन फिर भी गधों की तरह आंसर, वो कुछ आदतें नहीं छूटती हैं, ठीक है, होता है। अब इसको तो सॉल्व कर ही लोगे, एलसीएम तो 3 आएगा, इसको बाहर ही ले लेते हैं और कितना आ जाएगा इनटू 120। ये इसमें कोई दिक्कत गुरु? आसान है, ठीक है, नोट्स बना लो, बैठे हो तो नोट्स बना ही सकते हो। फाइनल आंसर क्या होगा? 124/3 तो सॉल्व कर सकते हो, डेसिमल में बता सकते हो आंसर, फ्रैक्शन में भी जोड़ सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 41.93। ठीक है, 3 ऐसे करके, लेकिन अब इसमें बार लगा, है ना, वो रिपीट होगा, है ना, वो टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है ये, ठीक है। चलो, अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग? ये रिपीटिंग है क्योंकि 3 आने वाला है, इसीलिए, क्योंकि ये रैशनल नंबर है। अगर ये इररेशनल नंबर होता, ये देखो बेसिक्स की बात है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर ये इररेशनल होता तो कभी भी यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आता, मतलब कि नंबर रिपीट नहीं होता, हर बार एक नया नंबर आ जाता। पता है ये सारी बातें? ओहो, वेरी गुड। वो था बाहर का सारा उसके। ऐसे ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। ये क्या है? ये इररेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और कोई भी नंबर अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है 3 3 3 3 एंड सो ऑन, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये रिकरिंग है या रिपीटिंग है डेसिमल नंबर, क्योंकि एक सेम नंबर रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है रैशनल नंबर को, है ना, और रैशनल नंबर ही तो है, फ्रैक्शन को ही तो रैशनल नंबर कहते हैं, जहां पर डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। चलो, सिंपल है ये क्वेश्चन, इसमें कुछ दम नहीं था। आगे बढ़े। अरे एक ही मौका मिलता है। देखो ये वाला जो बात है, ये आपके काम की फिजिक्स में कभी भी, ये कई बार पता है, ये 12th में यूज होती है। एसी चैप्टर पढ़ा तुमने, अल्टरनेटिंग करंट? हाँ, मतलब उसमें भी ये आपको फॉर्मूला मिलेगा। अच्छा, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो हर जगह लग जाता है, लेकिन वहां पर हमें नॉलेज नहीं होती तो हम रट लेते हैं। इसीलिए बेसिक मैथड पढ़ा रहे हैं कि एवरेज निकालना है इंटीग्रेशन की मदद से, अगर तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। कैसे? देखो, एवरेज वैल्यू ऑफ कोई भी फंक्शन है y = fx, अब वो fx की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मान लो sin स्क्वायर x + 2x लिख दिया, ये भी एक आपका फंक्शन ही है। अब इस फंक्शन की अगर हम एक लिमिट लगा दें, ठीक है, उस लिमिट के बाद आपसे मैं ये डायरेक्टली पूछ दूं कि बताओ एवरेज वैल्यू क्या होगी इसकी, मतलब मैंने तुम्हें x की वैल्यू डिफाइन मतलब 2 से 3 कह दिया या 2 से 10 बोल दिया, या फिर अगर साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो एंगल के फॉर्मूले 0 to π/2 0 to π ऐसा बोल दिया। उसके बाद मैंने बताओ कि एवरेज वैल्यू क्या होगी। चलो मान लेते हैं sin x dx एक फंक्शन है, ठीक है, मैंने इसको 0 से π/2 के लिए बोल दिया, ठीक। अब मैं कह रहा हूं इसकी एवरेज वैल्यू निकालो, तो क्या करोगे? ठीक है, तो अब ये फॉर्मूले के हिसाब से, सर ये फॉर्मूला अगर हम देखते हैं तो इसके हिसाब से एवरेज क्या आएगा? एवरेज वैल्यू न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? 0 to π/2। सिंपल सर, इंटीग्रेशन के जैसे करते हैं तो वैसे ही करेंगे, sin x dx, फॉर्मूला मिलाओ ना, ठीक है। उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या करोगे सर? जो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चल रहा था, अब आप उसको इंटीग्रेट करोगे, वो लिमिट सेम लगाओ। क्या लगाओगे? लिमिट। आंसर जो आएगा वही आपकी एवरेज वैल्यू, आंसर जो आएगा वही आपकी। समझ में आ गया? बॉस, तो ऊपर करना है, ऊपर तो आंसर 1 आने वाला है, पता है हम लोग को? आई थिंक कैसे पता है? अभी एक क्वेश्चन करवाया था, चलो वेदांत अभी आए हैं तो इनको बता दें, कहाँ कराया था भाई ये क्वेश्चन? मैंने ये किया है, अब मैं कॉस के लिए किया था, नहीं 1 तो यहाँ नहीं आएगी, -1 आएगी, -1 आएगी। कैसे? देखो, साइन का इंटीग्रेशन -cos x, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत बॉस? इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx क्या होता है? कुछ चीजें तो बता देते हैं, एक तुम लोग का रिवीजन हो जाएगा, 1 मिनट ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है।
इनको फटाफट दो तीन चीजें बता देते हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है? रिवर्सल और डिफरेंशिएशन। अगर डिफरेंशिएशन जो किया, जो भी आंसर आया उसी को उल्टा लिख दोगे तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर डिफरेंशिएशन, फटाफट कौन बताएगा? तुम लड़कियों को बताएगा क्या? कोई एग्जांपल बताओ डिफरेंशिएशन का जिससे आपको आसानी से पता चल जाए। मैंने यहाँ कुछ किया था, कुछ बताओ, कुछ याद हो तो। सर डिफरेंशिएशन का फार्मूला ये जैसे मान लो dy dx ऑफ cos x, आंसर क्या आता है? माइनस sin x। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होगा? माइनस cos x। मैंने sin x बोला, माइनस sin x नहीं बोला, क्योंकि मैंने माइनस को पहले ही रीअरेंज कर दिया। मेरी बात समझे? माइनस sin x का इंटीग्रेशन पूछा था, तुम जो कह रहे हो सही है। मतलब तुम्हें पता है रिवर्सल का मतलब क्या होता है ना? बेसिक आइडिया हो गया। अब इसी प्रकार से इस केस में जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इस केस में क्या आ जाएगा? माइनस cos x आएगा, जो प्लस sin x है, तो माइनस cos x आएगा, और इसके ऊपर क्या लग जाएगी? लिमिट कहां से कहां तक? cos 90 क्या होता है? 0। ठीक है, तो पहले अपर लिमिट माइनस cos 90 माइनस ऑफ माइनस cos 0 माइनस ऑफ, ये तो माइनस का फंक्शन है ना बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस cos 0, है ना? आंसर क्या आ जाएगा? ये तो 0 है, 0 प्लस 1 कैसे? यहां पर माइनस 1 आया, ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, आंसर क्या आ गया? प्लस 1। अच्छा, न्यूमरेटर में क्या आएगा? प्लस 1, सही बोला था। तो ये प्लस 1 डिनोमिनेटर में क्या आएगा? सर इंटीग्रेशन ऑफ जो भी आप जिस रिस्पेक्ट में करते हैं उसको, रेट को अगर आप जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो उसका क्या होता है? मैंने क्या बताया? dx को जोड़ते जाओगे तो क्या बन जाएगा? x मिल जाएगा ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ये बन जाएगा x की लिमिट कहां से कहां तक? 0 से π/2। ठीक, अब फिर क्या कर देंगे? वैल्यू पुट कर देंगे सर। तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, तो π/2 माइनस 0 लिखूं या π/2 लिख दूं, या फिर मैं डायरेक्टली लिख दूं 2/π, आंसर आ गया है। और बताओ, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा एप्लीकेशन, तुरंत अप्लाई करके मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। अब इसी को देखो, इसी चीज को कन्वर्ट करके यहाँ लिखा है। यार मैं भी तो वही कर रहा हूँ, देखो ना, क्योंकि आप जब भी dx को करेंगे तो आंसर में तो x ही आएगा, और x आएगा उसका लिमिट ही तो पुट करनी है, यहाँ b माइनस a लिख दिया। तो इसने भी तो क्या किया है? अपर लिमिट माइनस, सेम यहाँ पे हुआ, देखो π/2 माइनस 0, मैं लिख ही देता हूँ। ठीक, अब खुश रहो। ठीक, तो π/2 आ गया, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/π आंसर सेम आ गया फॉर्मूला। तो फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन नोट्स भी बनानी है बॉस नोट्स बना लेना, नहीं तो काफी चीजें हवा की तरह निकल जाएंगी मेरी क्लास के बाद। ठीक है, समझ में आ गया? एवरेज वैल्यू कैसे निकालनी, किसी फंक्शन की एवरेज निकालनी है इंटीग्रेशन की मदद से, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की मदद से ही निकाल सकते हैं। पूरा 12th में जो आपका एसी वाला चैप्टर है उसमें कई बार इस्तेमाल हुआ है ये फॉर्मूला, एसी चैप्टर में, ध्यान देना। ठीक है, 11th में तो अभी इतना एप्लीकेशन नहीं है। डन हो जाए तो बताइए मुझे। राइटिंग समझ में आया तो पूछ लेना। आगे बढ़े। और क्वेश्चन करने हैं ना तुम लोग को, आगे बढ़े बेटा। चलो क्वेश्चन करो। फिगर देख लो सीधे, क्या कह रहा था? वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन रोड इज शोन इन फिगर द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार इन फर्स्ट 25 सेकेंड। लिमिट क्या है? 0 to 25। बस क्या निकालना है? एरिया अंडर द कर्व, है ना? अब दिमाग लगा लो, अब दिमाग लगा लो जैसे लगाना है। निहारिका, आपको कोई डाउट हो तो पूछिए, चैट सेक्शन का यूज करिए।
अभी जो फॉर्मूला पढ़ा है उसका भी यूज कर सकते हो। कोई डाउट है बेटा तुमको? चैट सेक्शन में कमेंट करो। लाइव जुड़ने वाले बच्चे ये होता है ना, आराम से सोए हैं, आवाज जब आएगी तो धीमे से हेलो सर, हाँ सर, ओके सर। लाइव वाले तो सबसे खतरनाक। एरिया निकालना है तो एरिया निकालने का क्या यूज कर सकते हैं? कुछ दिखा नहीं, यहाँ पे लाइन बनाई हुई थी यार, मैंने कुछ तो दिमाग लगा लेते। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक आपका रेक्टेंगल दिख रहा है, फटाफट यूनिफॉर्म शेप है तो ऐसे एरिया निकाल लो। मैंने वहां पे कुछ लिखा था, एक इंटीग्रेशन बनाया था और मैंने बोलता जो इंटीग्रेशन है ये बराबर होगा एरिया अंडर द कर्व निकाल लो। मतलब अगर तुम एरिया ये निकाल लोगे तो तुमने इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली कर लिया। तो अगर यहाँ पर एवरेज वैल्यू चाहिए तो एवरेज वैल्यू कैसे निकलेगी आपकी, बताओ? एवरेज वैल्यू आपकी अगर निकालनी है सर तो अभी फॉर्मूला पढ़ाया आपने, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 25 v dt और नीचे क्या हो जाएगा 25 माइनस, और इसको निकालना है तो ये कुछ नहीं है सर, ये तो एरिया है ना अंडर द कर्व। ठीक है, यहाँ पर आपने कोई मुझे v की फंक्शन नहीं बताया, मैं इंडिकेट नहीं कर सकती हूँ, है ना, यहाँ कर सकता हूँ तो एरिया निकालना है तो ठीक है, यहाँ पर मैं कहूंगा भैया ये देखो एक ट्रायंगल हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया, फिर एक ट्रायंगल हो गया, दो ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, एरिया निकाल लो। आपका एरिया फॉर्मूला नहीं आता तो बात अलग। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ बेस इनटू हाइट 1/2 और बेस क्या होता है ये, ठीक है, बेस इनटू हाइट। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल के लिए, दोनों ट्रायंगल के लिए हाइट निकालनी है, हाइट तो सीधी सीधी दी हुआ है, कितना है हाइट 20, बेस तो यार निकाल सकते हो 10 माइनस 0 10 हो गया, और दूसरे वाले के लिए 25 माइनस 20 कितना आ गया, यहाँ पर बेस अलग है, दोनों में एक ही ना पुट कर देना। ठीक है, तो ये तेरा हो गया ट्रायंगल नंबर 1, ये हो गया ट्रायंगल नंबर 2 और ये हो गया तुम्हारा रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भैया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एक तो आपका 20 हो गया और एक क्या हो गया 10, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। लो सारी वैल्यू तुमने रख दी, अब तो कर लो, कुछ तो शर्म करो। कितना आएगा? नहीं आ रहा? अरे यार एरिया तो निकाल सकते हो ना, कितना आया? इधर कितना आ रहा है बताओ? 5 into 20 कितना आ गया 100। उधर कितना आ गया 5 into 20 तो 4 है ना, 4 जा जाएगा ना, वो 10 जा जाएगा ना, 50 आ गया। 50 और प्लस इसका कितना आ जाएगा 200, कितना टोटल आ गया 350। नीचे कितना है करो जरा, कितना आ रहा है? वाह, 1 जा गया 25, बचेगा कितना 10, एक 0 है। इतना ही तो आना था यार, इसमें क्या ऐसा हो गया जो नहीं कर पाए? तुमसे कह रहे हैं कैसा क्या है इसमें? ये हमने बोला एरिया निकालो, पुट कर दे भाई, और नीचे तेरा 25 था ही तो मैंने वही तो किया, एरिया निकाला। एरिया कितना आया तुम्हारा? गलत आया। कैसे आया भाई? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 10, हाइट कितना, यहाँ 5 हो जाएगा, 10 कट जाएगा, अरे 2 5 जा 10 और फिर 5 इंटू 20 100, पहला वाला पार्ट T1। फिर यहाँ पर कितना है करो 10 है और ये
हमने डायरेक्टली ये तो T2 लिख दिया मैंने, ये मेरा क्या है T2, इधर 200 लिखा है, ये R है तेरा रेक्टेंगल का एरिया, 200 मैंने साइड में लिख दिया। देखो 10 into 20 है ना 200, और फिर 1/2 into 5 into 20, यही तो है ना 1/2 into 5, 5 क्या है बेस और 20 हाइट, तो 2 10 जा 20, 10 into 5 50, यही तो आएगा 350। 440 आ रहा है बड़े भाई, 350। यहाँ कितना है 25, आंसर कितना आएगा, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था, एवरेज वेलोसिटी कितनी है, और अभी फॉर्मूला पढ़ा और अभी नहीं लगा पाए, और बताओ। ठीक है, ठीक, चलो आगे बढ़े। शिवांश, क्या भाई आ रहा है समझ में, नोट्स बना रहे हो, चलो ठीक है। नेक्स्ट, चलो बताओ, अब तो निकाल लोगे, अब तो तुम्हारे लिए एकदम सिंपल कर दिया, अब तो इंटीग्रेशन लग जाएगा, अब तो इंटीग्रेशन कर दिया, अब निकाल लो। टाइम हो गया क्या, अरे जल्दी करो। लिमिट क्या है, अच्छा कोई लिमिट बता दो, बाकी दिमाग पे जोर मत डालो, पैर में कर दो। क्या है 0 से 1, ठीक है चलो कोई बात नहीं, दिमाग ज्यादा जोर नहीं डालना। एवरेज वैल्यू कितनी है, क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ y dx, नीचे क्या जाएगा बेटा 1 - 0, डायरेक्टली कर दूं क्या, क्या किया मैंने b - a लिख दिया, b की वैल्यू कितनी है, इज्जत कमानी है तो पढ़ना पड़ेगा गुरु, ऐसे नहीं मिलेगी फ्री में। आंसर क्या आएगा इसका, जल्दी बताओ। नहीं आ रहा सर, बहुत डिफिकल्ट पढ़ाती हो आप, हैं देखो। अच्छा इसको क्यों लिख रहे हैं हम लोग, है ना, हम लोग को तो पता है ये 1 है, इसका कोई मतलब ही नहीं है ना। फिर क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे मिस्टर वेदांश, ब्रैकेट ओपन होगा, फिर क्या हो जाएगा 2x dx + 3 into dx, इंटीग्रेशन दोनों तरफ लग जाएगा। लिमिट क्या रहेगी 0 से 1, 0 से यहाँ क्या आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, और x की पावर 1 मतलब x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा। x की पावर n का फॉर्मूला ये लिख देता हूँ, जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए n+1 अपॉन, ठीक है, n की वैल्यू कितनी है 1, 2 बाहर आ गया, इंटू x की पावर 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और नीचे क्या जाएगा 1 + 1 2, मतलब ये 2 तो गया, है ना, सिंपल है। लिमिट इस पे लगेगी x पे से 0 से 1, फिर प्लस 3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है x, और x की लिमिट क्या हो जाएगी, अब आंसर बता दोगे कि अभी भी करें, आंसर क्या आएगा 1 + 3 = आंसर इसका 4 है। ऑप्शन कौन सा, लास्ट। कोई बात नहीं, दोबारा देख लो, नहीं समझ में आया पूछ लो, दोबारा बता देंगे। आ गया आंसर, ठीक है, कम से कम ये तो सीख के जाओगे डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है ना, रिवीजन हो जाएगा। मैथ के लिए तो बहुत प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, उसके लिए तो अलग तरीके का सेशन है, ये तो बहुत बेसिक है, इंट्रोडक्शन है, ये तो सिर्फ फिजिक्स के लिए है तुम्हारा, क्योंकि फिजिक्स सेक्शन पढ़ रहे हो तो फिजिक्स में जितना अप्लाई करना है वो उतना ही सीखना है। मैथ के लिए तो मैथ का तो सिस्टम ही अलग है, ठीक है। कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ याद है, थोड़ा बहुत सर 8 होती है सेपरेट में और 12 होती है सारी सेपरेट में। अब मैं कहूँ सर 4 ही सेक्शन है मेरे नज़र में, और 4 ही मेजर केस हैं आपके इंडेफिनिट में, बस। उसके बाद तो अब ये कहो कि ट्रिग्नोमेट्री के लिए हर केस में आ रहा है तो हर केस में 4 4 बनता जाएगा, है कि नहीं, 4 हर केस में 4, तो जोड़ लो उतने हो गए, ऐसे नहीं पढ़ा, लेकिन 4 ही मेजर केस होते हैं, उसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, वो फॉर्म बदलता जाएगा, तो ठीक है। नेक्स्ट करें, चलो अब आ गए हम लोग ग्राफ पे, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन के आगे आज नहीं जाएंगे, कुछ क्वेश्चन यही बनाते हैं, यही सॉल्व करके जाएंगे हम, ठीक है, ठीक है। ये 1/x² लिखा हुआ है, ठीक है। अरे यार ये अच्छा लिखने के लिए किया और बुरा हो गया ये तो, प्लस 1/x + 1/2x
प्लस एक्स और -4/2 ये है तुम्हारा फंक्शन। इसका इंटीग्रेशन करना है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करना है। कौन डायरेक्ट करने का हिम्मत करेगा? कोई तो हिम्मत करो डायरेक्ट करने की। कोई इतना बड़ा इसमें तोप नहीं है, सब आसान है। बस थोड़ी हेल्प चाहिए होगी फॉर्मूलेस में, वो मैं बता दूंगा। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x। तो पहला वाला तो हर कोई कर लेगा। सबसे पहले क्या करना होता है? पहले चलो इस फॉर्म में लिख देते हैं, sin x प्लस 2x क्यूब प्लस 1/x² प्लस 1/x प्लस 1/2x प्लस x⁻⁻⁴/2 dx। ले भाई, पहला स्टेप हो गया। ब्रैकेट ओपन करेगा, सबसे पहले इंटीग्रेशन और dx दोनों सारे फंक्शन से मल्टीप्लाई हो जाएगा इंडिविजुअल, और जो भी साइन बीच में प्लस है तो प्लस प्लस लगता जाएगा, है ना। डायरेक्टली आंसर लिखने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे, नहीं आएगा तो दोबारा करेंगे। जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू dx क्या होता है? माइनस cos x। एक काम खत्म, टर्म 1 खत्म, टर्म 2 की तरफ जाते हैं। 2 × x⁻³ है। n की वैल्यू कितनी है? 3। बहुत सिंपल है, n की वैल्यू 3। 2 से कोई मतलब ही नहीं है बेचारे से, है ना। 2 तो बाहर आ जाएगा, तो 2 लिख दें। ठीक, उसके बाद देखना स्टार्ट करते हैं। उसका क्या है? पावर क्या होता है? फॉर्मूला होता है x⁻n dx का इंटीग्रेशन x⁻n+1 मतलब पावर एक ऐड होगी डिनोमिनेटर में, जो पावर आपकी है वही लिख दो ऐड करने के बाद, है ना। तो x की पावर 3+1 कितना होगा? 4। और नीचे भी क्या करना है? बाद में काटना, अभी मत काटना। फिर प्लस 1/x²। ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं, तो क्या करेंगे? इसको ऊपर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? x की पावर -2। अब फॉर्मूला दिख गया, कौन सा? x⁻n dx। तो क्या हो जाएगा? पावर में एक +1 ऐड होगा, -2 + 1 क्या हो जाएगा? नीचे डिनोमिनेटर क्या होगा? -2 + 1। ठीक है, नेक्स्ट ये फॉर्मूला पढ़ा है 1/x का। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है? log x। ये आ जाएगा, ठीक। उसके बाद 1/2 से तो कोई मतलब ही नहीं है, उस बेचारे को वैसे रहने दो। x है 1/x इंटीग्रेशन, तो ये जाएगा, देखा ये दोनों एक ही था, बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। अब लास्ट वाले में क्या है? x की पावर, पहली बात तो जिससे कोई मतलब नहीं उसको लिख लो, 1/2 से कोई मतलब ही नहीं है उसको लिख दिया। पावर कितनी है? n की वैल्यू -4, -4 + 1 x की पावर -3। डिनोमिनेटर में -4 + 1 हो गया। अब बताओ इसके लिए पेन क्या चलाओगे? ऐसे ही हो जाएगा ये, ठीक। फाइनल आंसर लिख दें, जो कट सकता है उसको काट दो। ये माइनस ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, और लास्ट में पावर नीचे जाएगी। नेगेटिव के फॉर्म में आंसर नहीं छोड़ा जाता, ठीक है। यहाँ -1/x लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे? -1/6 × x³ डिनोमिनेटर में रहेगा वो, ठीक है। तो -cos x प्लस x⁴/2 -1/x प्लस log bcx प्लस 1/2 log bcx, यहाँ पर -1/6x। ये आपका फाइनल आंसर होगा। लास्ट में प्लस सी लिख देना, ठीक है। समझ गए? अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें, लिमिट। अच्छा ये बताओ, क्या हम लोग लिमिट 0 to 1 0 to 2 लिख सकते हैं क्या? सोच के बताना। सवाल पूछा है तो कुछ सोच के पूछा होगा, क्योंकि ऐसी वैल्यू चूज करनी है जो सबको सेटिस्फाई करते हैं। तो साइन की वैल्यू होती है बड़े भाई, यहाँ तो डोमेन चाहिए ना। तुम तो रेंज बता रहे हो, तुम रेंज बता रहे हो। रेंज क्या होता है? जो फंक्शन की वैल्यू हो सकती है। यहाँ तो x की वैल्यू पूछ रहे हैं, x क्या है? डोमेन तो एंगल में होगा ना, तो लिमिट क्या होगा? एंगल पुट करनी पड़ेगी। समझ में आया? चलो लिमिट नहीं डालेंगे, या तो sin x को हटा के फिर क्वेश्चन कर लेना, लिमिट 0 to कुछ भी ले लेना अपने हिसाब से, तो उसको पुट करके अपना ये कंसेप्ट क्लियर कर लेना, ठीक है। बस ध्यान रखना log 1 क्या होता है? log 1 0 होता है, ठीक है। log 0 क्या होगा? इंफिनिटी, ठीक है। उसके बाद कुछ भी लिख सकते हो, log 2 log 3 ये सब लिखी जा सकती है, इसकी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है।
जो बातें अभी लॉगरिथम पढ़ाएंगे तो दोबारा बताएंगे। तो ये था आपका आज का सेशन। अगली क्लास में हम लोग अब आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और उसके पहले के सारे टॉपिक खत्म हो गए। ट्रिग्नोमेट्रिक से जितने फंक्शन थे सब पढ़ा दिए, आपको ग्राफ थोड़ा बहुत बता दिया, ठीक है, और आपको हमने क्या सिखा दिया, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है ना, ax² + bx + c वाला। फिर थोड़ा सा हम लोग वापस से जाके कंपोनेंट और डिवाइडेंड थोड़ा सा अलजेब्रे के बारे में पढ़ लेंगे, और हाँ वॉल्यूम, सरफेस एरिया, वॉल्यूम थोड़ा सा पढ़ा देंगे, और अगर ज्योमेट्री में कुछ बच गया तो वो बता देंगे, ठीक है। तो अब आने वाला सेशन खत्म होने वाला, बेसिक आपका खत्म होगा 1 से 2 सेशन में मैक्सिमम। उसके स्टार्ट होगा कौन चैप्टर, मोशन इन 1D या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, समझ गए। चलो थैंक यू।